औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा और ये मेरा पहला लेक्चर होगा एमएस एक्सेल के हवाले से। और ये ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, उनके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में जो कि एक्सेल में होता है उसमें बड़ा मुआविन साबित होगा। तो लिहाजा ऐसे बच्चे जो एक्सेल में कुछ नहीं जानते उनके लिए ये पहला लेक्चर बड़ा मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल क्या चीज़ है और इसको हम कैसे इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक्सेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी अकाउंटिंग के हवाले से या किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस अगर आपने रॉज और टेबल्स में रख के करनी हो तो उसके लिए बड़ा मुआविन साबित होता है। और एक जस्ट लाइक फ्लैट डेटाबेस के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी आता है। एक्सेल के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर भी इसमें आते हैं और एक्सेस और दीगर भी आते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के हवाले से, तो लिहाजा हम एक्सेल के ऊपर ही बात करेंगे। तो लिहाजा हम ये तसव्वुर करते हैं कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है और उसके अंदर कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मौजूद है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एम एस एक्सेल कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की शॉर्ट फॉर्म है एम एस। तो अब हम बात करते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर में जो है वो एक्सेल पड़ा हुआ है और उसको हमने इस्तेमाल करना है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे इसको, ये सर्च बार कहलाती है। इस सर्च बार में हम लोग एक्सेल लिखेंगे, EXCL एक्सेल मैंने लिखा, ये देखें ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको। ये एक्सेल आपके पास ये आइकॉन आ रहा है और ये आइकॉन आ रहा है, तो मुझे ये अवेलेबल है सबसे ऊपर, तो लिहाजा मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल का ये मेरे सामने जो है वो खुल जाएगा और खुलने के बाद जो है अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आपका सॉफ्टवेयर है ये खुल चुका है। लिहाजा अब इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आने, लेकिन मुझे इसमें किसी में भी नहीं आना, मैं सिर्फ ब्लैंक वर्क में जाऊँगा क्योंकि मैंने स्क्रैच से काम शुरू करना है। तो लिहाजा मैं ब्लैंक वर्कबुक में जाऊँगा और इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और एंटर की भी प्रेस कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये ABCD और 1 2 3 ABCD आपको नज़र आ रही है, ABC और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स और इसी तरीके से 1 2 3 ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली सेल की रिप्रेजेंटेशन है। ABCD से हम जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 2 3 4 और ऑनवर्ड्स ये जितने भी हैं इससे हम जो है वो रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेल में किसी भी काम को करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपको सेल के बारे में पता हो। ये जो एक आपको नज़र आ रहा है ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये तमाम के तमाम क्योंकि सेल हैं और किसी भी सेल में कुछ पड़ा हुआ हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेल में 10 पड़ा हुआ है तो इतने सारे सेल हैं, आप उसको कहाँ से ढूंढेंगे। लिहाजा इसके लिए फिर आपके पास इसका सेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये बेसिकली सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये A1 कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा A1। अब ए ही को मैं कॉलम रखता हूँ और दूसरे वाले में चला जाता हूँ तो ये A2 कहलाएगा, ये A2 कहलाएगा। इसी तरीके से ये A3, इसी तरीके से ये A4, इसी तरीके से ये A5। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये 5 तो अपनी जगह रहा लेकिन B आ गया ये, तो लिहाजा मैं इसको B5 कहूँगा। इसी तरीके से ये हो गया C4, ये हो गया आपका यहाँ से D और यहाँ से 2, तो ये कहलाएगा आपका D2। तो ये इसका सेल एड्रेस है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होता है। जैसे जैसे मैं चेंज करते जाऊँगा, एक देखिए मैंने यहाँ पे किया तो ये C1, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देख सकते हैं A6 है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सबसे आखिरी
कॉलम पे जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। ये देखें एक्स एफ डी का ये 1 रो है, फर्स्ट रो है। तो ये कॉलम मैंने अगर चेक करना है, उसमें मैं कुछ लिखता हूँ, तो अगर मैंने किसी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि यहाँ पे के जो मैंने लिखा हुआ है ये कौन से सेल में है, तो उसको मैं बताऊँगा ये एक्स एफ डी 1 में मैंने के को लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मुझे आखिरी कॉलम के साथ साथ अब मैं जाना चाहता हूँ आखिरी रो के ऊपर, आखिरी रो के ऊपर अगर आपने जाना हो तो वो आप चले गए। ये देखिए ये अब आखिरी रो आ गई, ये आखिरी सेल हो गया बेसिकली, आखिरी रो का आखिरी कॉलम। ये देख सकते हैं आप, ये इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक्स एफ डी 1048576। ये देखिए, तो ये इसका आखिरी सेल एड्रेस है। तो ये सेल एड्रेस जो है किसी भी एड्रेस की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि मोहसिन कहाँ लिखा हुआ है, या मैं किसी को बताना हो कि मोहसिन कहाँ भी लिखा हुआ है, तो मैं उसको कहूँगा उसका सेल एड्रेस है एक्स एफ डी 1048576। इस सेल एड्रेस में ये डाटा जो है वो लिखा हुआ है। तो सेल एड्रेस इस हवाले से इम्पोर्टेंट होता है, लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि सेल कोई भी बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई भी डाटा लिखते हैं। ये जो होता है रोज और रोज से और कॉलम से रिप्रेजेंट होता है। कॉलम नंबर आप पहले लिखते हैं जैसे कि ए लिखा आपने, और रो नंबर आप बाद में लिखते हैं जैसे कि 1 आपने लिखा। तो ये आपका सेल हो गया A1। इसी तरीके से ये B2, ये C3, ये D4, ये E3, ये F2 और इसी तरीके से ये G3। तो ये आपके सेल और सेल एड्रेस को जानना है आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है एक्सेल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसमें आप किस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये शीट आपकी, ये शीट का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ABCD और 1 2 3 को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका नाम आप चेंज करके जो है वो मोहसिन या जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं अपनी जो आपकी ईज़ है उसके हिसाब से, आपकी जो आसानी उस हिसाब से ही रख सकते हैं। वैसे ये शीट 1 नॉर्मल ये भी इसको हम रहने देते हैं। इस शीट के अलावा भी अगर आप कोई और शीट इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए शीट 2 हो गई, और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ शीट्स आप इसके अंदर ऐड मुसलसल आगे कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे शीट 1 की। तो शीट 1 पे जैसे काम होता है वैसे शीट 2 पे, वैसे शीट 3 पे काम होता है। तो लिहाजा हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट कर लिया हमने 2 का टेबल जो है वो बनाना है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसका एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 लिखने के बाद नेक्स्ट सेल में गया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई का साइन यानी कि स्टेरिक बनाया या एक्स का साइन बनाया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 1 लिखा, उसके बाद इक्वल टू लिखा, और इक्वल टू लिखने के बाद अच्छा इक्वल टू इसमें थोड़ा स्पेशल मीनिंग्स होते हैं उसके, लिहाजा हम इसको जो है वो अपॉस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने 2 लिख दिया। तो इसी तरीके से दोबारा 2 लिखा, और उसके बाद फिर मैंने क्रॉस का साइन बनाया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर उसके बाद मैंने इक्वल टू लिखा, और ये गलत जगह पे लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इक्वल टू लिखा, और उसके बाद फिर मैंने 4 लिख दिया। अब ये देखिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता चला जा रहा है, क्योंकि अगर ये मैंने 20 तक लिखना है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो लिहाजा अगर मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँगा तो मैं इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करूँगा मैं यहाँ से किया मैंने कॉपी। उसके बाद फिर मैं ब्लॉक बनाऊँगा या उठा के इसको इस तरीके से करने के बाद, और उसके बाद मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहे, लिहाजा राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर मैंने इसको, या मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ से इस तरीके से पकड़ा और मैंने 20 तक इसको ड्रैग कर दिया। उसके बाद एक्स भी, क्योंकि कोई इंटेलिजेंसी नहीं है इसके अंदर, तो लिहाजा मैं एक्स को भी उठा के इस तरीके से कॉपी कर दूँगा ड्रैग करके, तो ये सारे ये बन जाएंगे। इसके बाद अगर मैं इसको इस तरीके से करने के लिए जाता हूँ तो ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा, बल्कि 2 की कॉपी हो रहा होगा ये। तो लिहाजा मैं इसमें एक इंटेलिजेंट ऑप्शन फिल सीरीज़ का करूँगा। फिल सीरीज़ करूँगा तो ये देखें बढ़ता चला जाएगा, और
ये जो है ये मेरे पास 20 तक और 19 तक आ गया है, लिहाजा मैं इसको एक और बढ़ा दूंगा। 2 किया मैंने, क्रॉस किया, उसके बाद 20 का निशान बनाया। इसी तरीके से इक्वल टू भी मैंने अगर करना है तो इसको इस तरीके से मैं कॉपी कर दूंगा। इसके बाद अगर मैंने ये करना है तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। इसके लिए मुझे खुद से अगर मैं देखें इस तरीके से इसको ड्रैग करता हूँ तो ये 4 को 4 ही आ रहा है, लिहाजा मुझे इसको अगर मैं सीरीज़ करूँगा तो ये 5 आ जाएगा। लिहाजा जबकि मुझे चाहिए क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6 चाहिए, तो लिहाजा मैं उसको फिर हाथ से लिखूँ। 6 लिखा मैंने, उसके बाद फिर मैं लिखूँगा 8, इसी तरीके से 10, उसके बाद 12 और इसी तरीके से अगर मैं ऑनवर्ड्स लिखना शुरू करूँ और थोड़ी देर के बाद आपके यहाँ मुझे 3 का टेबल चाहिए तो मेरे लिए काफ़ी तकलीफ दे अमल हो जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट होने का सबूत दूंगा और यहाँ पे मैं बजाय इसके कि ये सारी चीज़ें लिखूँ, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा। और फार्मूला कोई भी हो आपका वो हमेशा शुरू जो होता है वो इक्वल टू के साइन से होता है, इक्वल टू के साइन से, लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू। और उसके बाद ये जो पहला सेल है इसका एड्रेस दूंगा, ये आ रहा है A2, A2 एड्रेस दूंगा, 2 नहीं लिखूंगा, A2 लिखूंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे चेंज करूंगा 3, मैं यहाँ पे 2 के बजाय 3 लिखूंगा, तो अगर मैं सेल एड्रेस नहीं दूंगा तो वो 2 को ही शो कर रहा होगा। लेकिन अगर सेल एड्रेस दूंगा तो उस सेल एड्रेस पे जो भी कंटेंट पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा, जैसे कि इस केस में ये 2 को पिक करेगा। उसके बाद मैं लिखूंगा स्टैटिक मल्टीप्लाई के लिए कंप्यूटर साइंस में स्टैटिक का इस्तेमाल होता है, एक्स या क्रॉस का साइन इस्तेमाल नहीं होता। काम वो क्रॉस का ही कर रहा होता है लेकिन जो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं वो स्टैटिक के साइन से करते हैं। A2 स्टैटिक, और उसके बाद मुझे सेल जो है वो बी नहीं चाहिए बल्कि सी चाहिए, C2 में लिखूंगा। C2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा A2 से तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा जो मुझे चाहिए। अब मुझे ये अगर चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लिखूंगा अगेन, और इस दफ़ा जो मुझे चाहिए वो चाहिए A3 स्टैरिक, और उसके बाद बी नहीं चाहिए मुझे, दोबारा सी चाहिए, मैं लिखूंगा C3। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इस वाले सेल में मुझे क्या चाहिए, कोई भी फार्मूला लिखूंगा तो इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद इस दफ़ा मैं बजाय सेल एड्रेस देने के मैं 2 को लिख देता हूँ और स्टैरिक लिख के 3 लिख देता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट वही आ रहा है, लेकिन इसके नतीजे आगे जाके ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा मैं इसको यही रहने देता हूँ। बाकी मैं सेल एड्रेस देता हूँ बजाय जो है वो नंबर देने के। यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू A5 स्टेरिक C5, और उसके बाद इस फार्मूले को मैं पूरा ड्रैग कर दूंगा। ये आप लोगों को अभी नहीं करना चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए, लेकिन आप लोग इक्वल टू करके तमाम लोग फार्मूले ही लिखिएगा। अब देखिए ये एक जो है 2 का टेबल जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब मुझसे अगर कोई कहे कि आप 3 का टेबल शो करें, तो 3 का टेबल अगर मैं शो करने के लिए जाता हूँ तो ये मेरे लिए एक तकलीफ दे अमल हो जाएगा। क्यों अमल हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 3 लिखूंगा तो इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे तो नज़र आ गया लेकिन बाकी किसी सेल में नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा इंटेलिजेंट वे तो ये होता है कि मैं सिर्फ यहाँ से एक कंटेंट चेंज करता, 3 चेंज करता और ये पूरा का पूरा टेबल चेंज हो जाता। तो उसके लिए हमें क्या करना है ये हमें सोचना पड़ेगा, और ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके लिए सिंपल फार्मूला ये होगा कि यहाँ पे आपने 3 लिखा, लिहाजा यहाँ पे जो आप करेंगे वो बजाय 3 को कॉपी करने के आप यहाँ पे सेल एड्रेस कॉपी कर दें, यानी कि आप इज इक्वल्स टू लिखें और A2 लिख दें। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद इस फार्मूले को नीचे पेस्ट कर दें। जब आप इस फार्मूले को पेस्ट करेंगे, लिहाजा अब आप यहाँ पे जब 4 करेंगे तो जो भी कंटेंट इसके होंगे वो नीचे वाले सारे वही हो जाएंगे। तो लिहाजा ये आप देखें कि ये तमाम के तमाम 4 हो गए, लेकिन आपको इन सब का रिजल्ट चेंज नज़र आ रहा है सिवाय इसके। और इसका रिजल्ट क्यों चेंज नज़र आपको आ रहा है, क्योंकि इसमें आपने कंटेंट्स के बजाय आपने इसमें कंटेंट्स लिखे थे, सेल एड्रेस नहीं लिखा था। तो ये देखें 2 स्टाइरिक 3 नज़र आ रहा है ये, और 6 रिजल्ट दे रहा है उसका। जो एक्चुअल रिजल्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12 ये नहीं दे रहा, लेकिन बाकी तमाम में ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेल एड्रेस क्यों देते हैं और कंटेंट्स जो है वो क्यों नहीं देते। लिहाजा मैं यहाँ पे अगेन अब वही करूँगा जो कि मैंने दूसरे
सेल्स के साथ किया था, यानी कि A4 स्टेरिक, और जो कंटेंट्स मैंने सी के लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, C4। ये लिख के जब मैं एंटर करूंगा तो अब देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आना था वही आया है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर कंटेंट चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 10 डाल दूँ तो रिजल्ट मेरे पास 40 आना चाहिए, तो ये देखें 40 आ गया। तो ये चीज़ हमें जो है वो करनी थी। ये इसका एक इंटेलिजेंट बिहेवियर है। अब देखें मैं यहाँ पे कोई से भी टेबल चाहिए, यहाँ पे मैं 5 डालूंगा तो ये तमाम 5 का टेबल आ गया। यहाँ पे अगर मैं 6 डालूंगा तो ये देखें 6 का टेबल आ गया तमाम का तमाम। और यहाँ पे मैं 10 डालूंगा तो ये देखें तमाम का तमाम 10 का टेबल आ गया। यही एक कंप्यूटराइज किसी भी चीज़ को करने का फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ एक चीज़ को चेंज करते हैं और ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट जो है वो सब जगहों पे नज़र आ जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल तो नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल्स को समझने के लिए एक पहली एक्सरसाइज आप कह लीजिए एक्सेल के हवाले से ये थी, जिसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि एक्सेल जो है वो एक आपकी स्प्रेडशीट है जिसमें रॉज और कॉलम्स में आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, और इसमें आप अकाउंटिंग को और किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस को जो है परफॉर्म करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या स्प्रेडशीट को आप बतौर फ्लैट डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा रॉज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट होता है। ये जो चीज़ होती है, जो एक बॉक्स होता है जिसमें आप डाटा लिखते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। सेल जो है वो रिजल्टेंट होता है कॉलम का और रॉ का। तो सेल एड्रेस से ही सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है। पहला सेल पहले कॉलम और पहली रो में होता है, तो इस वजह से वो A1 होता है। दूसरी दूसरी रो का पहला कॉलम जो है वो A2 कहलाएगा। तीसरी रो का पहला कॉलम A3 कहलाएगा। चौथी रो का पहला कॉलम A4 कहलाएगा। इसी तरीके से पहली रो का दूसरा कॉलम B1 कहलाएगा। दूसरी रो का दूसरा कॉलम B2 कहलाएगा। और इसी तरीके से ये सेल एड्रेस अगर आपको बताएं तो आप किसी भी सेल को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, अगर आपने ये चीज़ समझ ली है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके अंदर शीट्स भी होती हैं, ये भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। नॉर्मली शीट 1 इसके अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी प्लस के साइन से आप इसको बढ़ा सकते हैं और उसको अपने हिसाब से रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि सेल एड्रेस के रेफरेंस से आप किस तरीके से एक कंप्यूटराइज किस्म का अपना डाटा जो है मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा टेबल हार्ड कोडेड जो है वो भी करके बताया कि जिसमें हमने कंटेंट्स लिखे और उसका रिजल्ट जो है वो पूरी टेबल पे नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि आपको कंटेंट्स को चेंज करना पड़ रहा था जाके। लेकिन अगर आपने उसको रेफरेंस किया सेल एड्रेस के हवाले से तो आपने देखा कि आप जो है वो सिर्फ एक सेल में जाके चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी की पूरी आपको टेबल के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी शीट के ऊपर जो है वो नज़र आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है आपका आपकी स्मार्ट किस्म की आप जो रेफरेंसिंग करते हैं, सेल एड्रेसिंग करते हैं, उसकी बदौलत ये पॉसिबल होता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर हम यहीं पर ही जो है वो स्टॉप करते हैं। और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स के हवाले से मैं अब आइंदा आपको कराता रहूँगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।